आज हम लोग ये तीसरी कविता 15 अगस्त, इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। कवि का परिचय देखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। स्नातकोत्तर यानी कि जो पदवी की शिक्षा होती है ग्रेजुएशन के बाद, है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, वो सब उनका लखनऊ में हुआ। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी आपने संभाला है, जो यूरोप और एशियाई देशों की एक संयुक्त राष्ट्र बनाए शांति बनाए रखने के लिए। और वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने सूचना अधिकारी के रूप में कार्य किया है। और आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखारित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देता है। तो गिरिजा कुमार माथुर जी ने जो काव्य लिखा है, उस काव्य में क्या है, एक उत्साह यानी कि राष्ट्र प्रेम, है ना। जो जवान लोग हैं उनके मन में राष्ट्र प्रेम निर्माण करने का कार्य अपनी लेखनी से उन्होंने किया है। उसके साथ साथ उन जवानों के अंदर एक जोश भरने का काम भी उन्होंने किया है। और माथुर जी की मृत्यु 1994 में हो गई। 94 प्रमुख कृतियाँ मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, सिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये उनके काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। काव्य का प्रकार देखते हैं। यह एक गीत विधा है। विधा कौन सी है? गीत है, गीत। और इसमें क्या है, एक मुखड़ा है और 2 या 3 अंतरे होते हैं। मुखड़ा यानी जो हम लोग बार बार दो लाइनें जो बार बार हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुखड़ा बोलते हैं, है ना। इसमें परंपरागत भावों तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य यानी कि कथन, अभिव्यक्ति यानी कि सादर करना, अपना जो कथन है वो कथन सादर करने के हेतु उसमें बहुत सारे प्रतीकों का अवलंब करते हैं, बिंबों का अवलंब करते हैं और उपमानों का अवलंब भी करते हैं। उपमान आपको पता है ना। उपमेय को जो दिया जाता है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसका वर्णन किया जाता है उसको उपमेय कहते हैं। मान लो किसी के अक्षर का वर्णन किया है ना, उसका अक्षर मोतियों जैसा है, तो मोती क्या हो गए? उसको उपमान हो गए, है ना। और प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक यानी कि कोई अचेतन वस्तु है ना, उसको प्रतीक सचेत मान के उसके रूप में कुछ अगर हम लोग प्रकट करते हैं, किसी दूसरे के माध्यम से कुछ विचार सबके सामने रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतीक के रूप में। और बिंब भी वही होते हैं। बिंब यानी कि किसी एक वस्तु या किसी एक चीज़ का जब हम लोग वर्णन करते हैं तो वो होता है। तो उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पर ये लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवि, तो तार सप्तक के रूप में कुछ कवियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। जो तार सप्तक कवि उनको बुलाया जाता है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य परिचय हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ ये जो नव उल्लास है, ये नव उल्लास
के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है, स्वतंत्रता के उत्साह, हमारा देश पारतंत्र में था यानी कि गुलामगिरी में था। किसकी गुलामगिरी में था? अंग्रेज़ों की गुलामगिरी में था। और ये अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए यानी कि स्वतंत्र करने के लिए हमारे देश के लाखों क्रांतिकारकों को अपने प्राणों की बलिदान देनी पड़ी, अपना सब कुछ त्यागना पड़ा, संसार की होली करनी पड़ी, है ना, होली करनी पड़ी। और इसके पश्चात हमें ये स्वतंत्रता मिली है। तो ये जो स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता का हमें क्या है, बहुत खुशी है यानी कि आनंद है। और ये आनंद का उत्साह अभिव्यक्त यहाँ पर किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास। हमारे देश पर विदेशों का शासक था, विदेशी यानी इंग्रज, है ना, इंग्रजों का शासक हमारे देश में, देश के ऊपर था। और वहाँ से मुक्ति मिलने की वजह से वहाँ पर उल्लास व्यक्त हुआ है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों, देशवासी यानी हम लोग, है ना, हम भी क्या है, देश के रक्षक हैं। हमारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना, ना कि सिर्फ सैनिकों का, है कि नहीं। तो सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं। और इस तरह से वो आह्वान करते हैं, भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच नहीं आनी चाहिए, है ना। तो भारत को जो ये बहुत कठिनाइयों से या बहुत परिश्रम के बाद क्या हुआ है, ये स्वतंत्रता मिली है, तो हमारे देश पर कोई आँच नहीं आने देना, ये क्या है, हमारा कर्तव्य है। हमारे देश में बीच बीच में क्या होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, है कि नहीं। तो उस समय हमें सजग रहना चाहिए। और हमें पुलिस और जैसे कि नौजवान है, सैनिक है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। कोई दूसरे देश से आतंकवादी हमारे देश में आ गया, ना कि उनको आसरा देना है कि नहीं, आने नहीं देनी है। समझ में आ गया। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। देखो आज भारत आज़ाद है, मगर फिर भी सही मायने में हमारा भारत देश आज़ाद नहीं है। जब शोषण होता है लोगों का, हमारा जो देश है, ये जो संस्कृति है देश की, वो पुरुष प्रधान संस्कृति है। कैसी है? पुरुष प्रधान संस्कृति है, यानी कि हमारे देश में पुरुषों को ज़्यादा महत्व है, महिलाओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है ना। अभी महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले की वजह से हमारे देश में स्त्रियों का शिक्षण शुरू हो गया और वहाँ से कुछ उनकी प्रगति हो चुकी है। अब हम लोग हर क्षेत्र में स्त्रियों को देखते हैं, मगर आज भी उनको उतना महत्व नहीं है, क्योंकि आज भी अपना करियर के लिए वो घर से बाहर तो निकली है, मगर घर की जो जिम्मेदारी है वो पूरी उसी को ही लेनी पड़ती है। खाना पकाना, है ना, बच्चों को संभालना, है ना, उनको खिलाना, कुछ किसी को है नहीं वो सब कुछ देखना, वो किसको देखना पड़ता है? महिलाओं को, स्त्रियों को देखना पड़ता है। यानी कि क्या होता है, पहले पुराने ज़माने से आज भी क्या होता है, स्त्रियों का शोषण होता है कि नहीं। स्त्रियों को उतना राइट्स नहीं होते हैं। बैंक का अकाउंट मैक्सिमम किसके नाम पर होता है? पुरुषों के नाम पर होता है कि नहीं। पैसा भी आ गया तो उसका हकदार कौन रहता है? स्त्री करियर करती है, जॉब करती है, उसका पैसा आएगा तो भी हकदार पुरुष होते हैं कि नहीं। मतलब उसका क्या करना क्या नहीं करना वही पुरुष क्या करते, तय करते, यानी कि क्या होता है, उनका शोषण होता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हमारे देश में, या यहाँ पर जाएंगे हम लोग इंडस्ट्री एरिया में, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वगैरह चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उनको क्या मिलता है?
मैक्सिमम 13, 14, 15 हज़ार है ना महीने भर का मिलता है। और बाद में उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ना तो उनको सर्विस मिलती है रिटायरमेंट के बाद, ना फंड होता है कि नहीं। प्रोविडेंट फंड मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ना मेडिक्लेम मिलता है ना। ना कुछ हो गया तो उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं इन लोगों का भी क्या होता है, शोषण होता है। शोषण होता है कि नहीं शोषण? हाँ। तो एक तो कॉन्ट्रैक्टर शोषण करता है, बाद में कंपनी मालिक उनके दम पर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। यानी कि कंपनी का मालिक भी क्या करता है, उनका शोषण करते हैं। तो इस तरह से ये शोषण हमारे देश में अभी भी चालू है। तो कवि ये कहते हैं कि जब तक ये शोषण पूरी तरह से बंद नहीं होगा तब तक हमारे देश को पूरी तरह से आज़ाद नहीं कहलाएंगे। बाद में पीड़ित और मृतप्राय समाज, पीड़ित लोग हैं। पीड़ित कौन है? दीन यानी गरीब लोग पीड़ित है। गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं। जो सशक्त लोग हैं वो उनका कहना मानते नहीं है कि नहीं। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के ऊपर अन्याय होता है ना, तो उन्हें पीड़ित कहा है। जिनको जो कैसे है, लूले हैं, जिनको हाथ पैर नहीं है, उसे हम लोग पीड़ित कह सकते हैं। जो अंधे हैं उनको हम लोग पीड़ित कह सकते हैं। ऐसे पीड़ित लोगों का क्या होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, तब जाके हमारा देश आज़ाद कहलाएगा। और मृतप्राय समाज है ना, हमारे देश में मृतप्राय समाज है क्या? बोलो, मृतप्राय समाज है क्या हमारे देश में? मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, ऐसा समाज है क्या? हाँ, हमारे देश में मृतप्राय समाज है। हम सब मृतप्राय हैं, हम सब मृतप्राय हैं। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमारे देश में इतना सारा भ्रष्टाचार, घूस लेते हैं, करप्शन होता है। उस करप्शन के प्रति हम लोग आवाज़ उठाते क्या? नहीं उठाते, यानी कि हम लोग मृत हैं। कोई उठाते, वो जिंदा है। हम नहीं उठाते, यानी कि हम लोग मृत है कि नहीं। आज भी हमारे देश में करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। क्या करप्शन ख़त्म हुआ है? महंगाई बढ़ने का कारण वही है, करप्शन। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर घूस ली जाती है। घूस लेकर ही सब लोग काम करते हैं। हम लोग अगर छोटा सा काम भी लेके जाएंगे किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे है ना 50-100 रुपये देने पड़ते हैं, तब जाके अपना काम होता है। यानी कि इस तरह से ये जो मृतप्राय समाज है, हम जब जाग जाएंगे है ना, तब जाके ये पूरा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी भी जो गलत रूढ़ियाँ हैं वो रूढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। हम लोग क्या सोचते हैं, चलो अपना काम हो गया, क्या करना है बाद में, ऐसा बोल के हम लोग आगे निकलते हैं। यानी कि इस तरह से ये मृतप्राय समाज है। और ये सबका जब पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान यानी कि उद्धार होगा, विकास होगा। किसका विकास होगा? शोषित लोगों का विकास होना चाहिए, पीड़ित लोगों का विकास होना चाहिए, और जो मृतप्राय समाज है वो जग जाना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए। तब जाके हमारा भारत देश आज़ाद कहलाएगा, है कि नहीं। अब ये जो देश के अंदर ये सब कुछ चलता है, शोषण देश के अंदर चलता है, पीड़ित लोगों की हाल देश के अंदर होते हैं, देश के अंदर ये करप्शन चलता है, मृतप्राय समाज देश के अंदर है ना। ये सबको जगाने की या उनका सबका उद्धार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सब है ना, विकास या उद्धार करने का जिम्मेदारी हम सब की है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पे कहा है, देशवासियों आपको सजग रहना है। कैसा रहना है? सजग रहना है। सैनिक तो अपना काम करते बॉर्डर पे, चाइना अटैक करता है, इसलिए दिन रात
वो चाइना की जो बाउंड्री है कि नहीं, वहाँ की जो सीमा है वहाँ पर दिन रात आँखों में तेल डाल के सैनिक हमारे खड़े हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मगर हम लोग हमारा काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपना काम करना ज़रूरी है कि नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं कविता। देखो, आज जीत की रात पैरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार आंचल दीपक समान रहना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज जीत की रात है, यानी कि आज हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। हम लोग आज भी देखते हैं जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है तो हमारे देश पर आतंकवादी हमले होते हैं कि नहीं, आतंकवादी हमले। हाँ, तो इसलिए कवि कहता है कि आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना। पहरुए कौन है? हम सब पहरुए हैं, है ना। जवान यानी कि सैनिक, वो भी क्या है? पहरुए है। हमारी भी जिम्मेदारी है देशवासियों लोगों की, है ना। जब शत्रु हमारे देश के अंदर घुस जाता है तो हमें क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए। आज जीत की रात है, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार आंचल दीपक समान रहना। आंचल यानी आँखें, हमारी आँखें दीपक समान रहना। दीपक यानी दिए के जैसे रहना। दिया क्या होता है? दिया कंटिन्यू जलता रहता है और उजाला देता है, और उसी तरह से हमारी आंखें भी हमेशा खुली रहनी चाहिए, है ना। प्रथम चरण है नए सर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठाई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। पहरुए यानी कि पहरेदार, पतवार यानी कि नाव खेने का साधन। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। हमारे देश को अभी अभी स्वतंत्रता मिली है, इसलिए कवि ने कहा है कि ये स्वर्ग का प्रथम चरण है, ये स्वर्ग का पहला चरण है। इस जन मंथन से उठाई, तो ये जो हमें जो आज़ादी मिली है, आज़ादी ऐसे ही मिली है क्या? नहीं मिली है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। यानी कि जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, ये जन मंथन से, है ना, जन मंथन से ये क्या हुई है? पहली रतन हिलोर उठ आई है, हमारे देश को ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। मगर कवि कहता है कि अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता टेर, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। कवि ने कहा कि क्या बाकी है? हमारे देश में शोषण चलता है, हमारे देश में पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दीन दलित है ना, दुबले हैं, और मृतप्राय समाज है। इन सब का जब उद्धार होगा तब जाके ये जो जीवन मुक्ता डोर है, ये जीवन मुक्ता डोर पूरी हो जाएगी। तो अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, क्योंकि नहीं मिट पाई, है ना, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। हमारे देश को आज़ादी मिली, हम लोग आज आराम से जीवन जीते हैं, है ना। 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग खुशी से मनाते हैं, मगर उसे क्या है? दुख की विगत सांवली कोर है। उसके लिए क्या किया? लाखों लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है, बंदूकों की गोलियां अपनी छाती पर झेली है, बहुत सारे लोगों ने फांसी लगा के ले ली है, बहुत सारे लोगों ने अपने संसार को तिलांजलि दी है, संसार की होली की है। यानी कि ये क्या है? दुख की सांवली कोर है। तो इसीलिए ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है? हमें अभी नए युग की पतवार हाथ में लेना है। पतवार यानी कि नाव खेने का साधन, नाव को आगे बढ़ाने का साधन। तो तुझे अभी क्या करना है? हमारे देश का भ्रष्टाचार मिटाना है, करप्शन मिटाना है। हमारे देश में जो दुखित पीड़ित लोग हैं उनके लिए तुझे मेहनत करनी है,
परिश्रम करना है और जो हमारे देश में जो मृतप्राय समाज है उसको जगाना है ना। तो ये तुझे क्या करना है, नए युग की पतवार हाथ में लेके आगे बढ़ना है ना। बने अम्बुदी महान रहना, अम्बुदी यानी कि सागर समुद्र, ये सागर और समुद्र की तरह तुम्हें क्या करना है, हमेशा महान रहना है ना। देखो समुद्र कितना सहन शक्ति होता है, सहनशाली होता है, क्योंकि समुद्र में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं तो वो अपने में अंदर समेट लेता है। बहुत सारा कूड़ा कचरा हम लोग फेंकते हैं, जो हम लोग ऊपर छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, उपग्रह है ना, या कुछ टेस्ट करते हैं नया बनाया हथियार तो उसको भी समुद्र में गिराते हैं, उसको भी अपनी पेट में लेता है। इस तरह से समुद्र बहुत बड़ा महान है और उस समुद्र की तरह तुम्हें भी क्या करना है, महान बनना है, लोगों की सेवा करनी है, देश के लिए मर मिटना है, देश की सेवा करनी है। आगे देखते देखो, विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पैरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं। देखो पुराने ज़माने में विषम श्रृंखलाएं थी, क्या क्या विषम श्रृंखलाएं थी, यानी कि बहुत सारे भेदभाव थे, स्त्री पुरुष भेदभाव था, पहला तो स्त्री पुरुष भेदभाव था, अमीर गरीब भेदभाव था, ऊंच नीचता का भेदभाव था, इस तरह की विषम श्रृंखलाएं थी। श्रृंखलाएं यानी चैन सांकड़ी, इस तरह की विषम श्रृंखलाएं अभी टूटी है और खुल गई है समस्त दिशाएं। हमने पहले देखा कि जो लोग थे हमारे देश में 4 वर्ण पड़े थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण। कौन कौन से थे? सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। तो उनको उसी दायरे में जकड़ के रखा था। ब्राह्मणों ने बस पूजा अर्चा करनी है, क्षत्रियों ने बस संरक्षण करना है यानी कि तलवार लेके लड़ाई करनी है, जो वैश्य है उन्होंने बस व्यापार करना है, और जो क्षूद्र है उन्होंने ये तीनों समाज की या तीनों वर्ण की क्या करनी है, सेवा करनी है। यानी कि ये श्रृंखला थी, उसी में उनको बंधा के रखा था। जो क्षूद्र थे वो क्षूद्रों को ना तो शिक्षण लेना है ना, एजुकेशन लेने के लिए भी उनको मर्यादाएं थी, बंधन था। अब ये विषम श्रृंखलाएं क्या हो चुकी है, टूट गई है और सबके लिए अभी ये खुली समस्त दिशाएं खुल चुकी है ना। पहले क्या था, लड़कियों को शिक्षण लेना बंधन था, यानी कि श्रृंखलाएं थी, उनकी पैरों में बेड़ियां थी। अब वो क्या हो चुकी है, खुल चुकी है। अब लड़कियां भी हवा में, आकाश में उड़ान ले सकती है कि नहीं, यानी कि अपना करियर वो कर सकती है। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। देखो आज क्या हुआ है, प्रभंजन यानी आंधी या तूफान। आज आंधी या तूफान की तरह ये हवाएं खुल चुकी है, निकल चुकी है कि नहीं। जो आज तक बंदिनी बनाई रखी थी वो सब अब बाहर आ गई है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई है सिमटी सीमाएं। पहले ये सब सिमटी सीमाएं थी, है कि नहीं, बहुत सारी सिमटी सीमाएं थी, हाँ, बहुत सारे बंधन थे। दिन दुबले गरीब लोगों को, है ना, जो दलित लोग हैं उनको शिक्षण लेने की या कुछ करने की मुबा नहीं दी जाती थी, है कि नहीं। तो ये सब अभी क्या हो चुका है, खुल चुका है ये सिमटी सीमाएं, प्रश्न चिन्ह बनकर अभी पड़ी है। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। आज ये जो पुराने सिंहासन थे ये सब क्या हो चुके हैं, टूट रहे हैं। पुराने सिंहासन यानी कि जो
बड़े बड़े लोग थे, ब्राह्मण, ठाकुर, पाटिल, कुलकर्णी, ये लोग क्या करते थे, दिन दुबले लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे। अब उनके जो सिंहासन हैं वो सब टूट गए हैं, क्योंकि अब हमारे देश में लोकशाही आ चुकी है ना। तो हमारे देश में लोकशाही है, उठता है तूफान, अगर कुछ हो गया है ना, तो आज क्या होता है, तूफान उठता है, लोग उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। इसलिए इंदु यानी चंद्रमा, तुम दीप्तिमान रहना, आप चंद्र के समान हो, आप चंद्र की तरह हो, इसलिए तुम्हें क्या करना है, प्रकाशमान रहना है। दीप्तिमान रहना यानी कि प्रकाशमान रहना है, सजग रहना है, पहरुए सावधान रहना। आगे, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। देखो, ऊंची हुई मशाल हमारी मशाल ऊंची हुई है ना। हमारी मशाल यानी कि हमारा सपना कैसा है, ऊंचा है, मगर आगे क्या है, कठिन सा डगर है। देखो, हमारे कुछ एम है, सपने हैं, वो सपनों को साकार करना आसान है क्या? सपनों को साकार करना आसान है क्या? नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि ये ऊंची है डगर, जो भी हो। अभी अगर समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, मान लो ये हमारे देश का जो करप्शन है, वो करप्शन को हटाना है, ये करप्शन की मशाल हमने हाथ में ले ली है, चलो मुझे अभी करप्शन ख़त्म करना है। तो ये ऊंची हुई मशाल तो ऊंची है, तुमने है ना ऊंची कर दी है, मगर आगे क्या है, डगर कठिन है। आगे का रास्ता कैसा है, कठिन है, मगर कठिन रास्ता तुझे क्या करना है, पार करना है। क्या करना है, पार करना है, और उसके लिए मेहनत करनी है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाया उनका डर है। ब्रिटिश यहाँ से कब के चले गए, इंग्रज यहाँ से कब के चले गए, मगर उनकी जो छायाएं हैं, छायाओं का डर अभी भी है। उन्होंने जो छोड़कर चले गए हैं, पहले तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान ऐसे हमारे इसके अंदर क्या की, फूट पाट दी है कि नहीं। हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा लगा दिया, फोड़ो और झोड़ो और राज्य करो, ये उनकी क्या थी, नीति थी। फोड़ा झोड़ा यानी राज्य करा, आपस में झगड़ा लगा के दे देने का, और अपनी जो भी है। तो इस तरह से छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। आज भी हमारे समाज का शोषण होता है। जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं, है ना। देखो, अभी हम लोग छोटा सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्या है, अच्छा खासा अधिकारी है और उस अधिकारी से हमें काम करवा के लेना है। अधिकारी को लाख रुपए पगार रहता है, फिर भी वो गरीब से 50 रुपये लेता है, उसके बाद ही क्या करता है, वो काम करता है। तो यानी कि शोषण से मृत है समाज। तो हमारे देश में क्या होता है, अभी भी शोषण होता है, मगर फिर भी हमारा समाज कैसा है, मृत है, मृत है कि नहीं। फिर भी आज समाज उसके प्रति आवाज़ उठाता नहीं है, मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, और उसकी वजह से हमारा घर कमज़ोर है। ये देश भी क्या है, हमारा घर जैसा है, और आज हमारा देश कैसा है, कमज़ोर है। किसकी वजह से, करप्शन की वजह से हमारे देश का विकास नहीं होता है, हमारे देश की सुधारना नहीं होती है। APJ अब्दुल कलाम जी ने सपना देखा था कि हमारा देश 2020 में एक महासत्ता बनेगा। बना क्या, नहीं बना। क्यों नहीं बना, हमारी वजह से नहीं बना, है ना।
क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं देश को बेचने के लिए तक तैयार है। और तो ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश महासत्ता नहीं बना। तो इसीलिए हमारा देश यानी कि हमारा घर आज भी कमज़ोर है ना। जो बाकी देश है, बाकी देशों के प्रति अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हमारा देश आज भी कैसा है, कमज़ोर है। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। क्योंकि देखो आ रही नई जिंदगी, नए नए लोग, नई नई पीढ़ियाँ, नया नया जोश है ना, नए नए जवान आपके जैसे आ रहे हैं। आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, आज नहीं तो कल करप्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारा देश महासत्ता बनेगा। हमारा देश एक प्रगति विकास है ना। हमारा देश आज भी विकसनशील है ना। विकसित देश हमारा भी बन जाएगा है ना। वो दिन आएगा जिस तरह से अमेरिका, जापान, रशिया, इंग्लैंड ये विकसित देशों में इनकी गिनती होती है। उस देश में कोई गरीब नहीं है, उस देश में कोई भिखारी नहीं है, उस देश में कोई भूखा नहीं रहता है। मगर हमारे देश में आज भी ये सब सिचुएशन है। तो ये हमें क्या करनी है, ख़त्म करनी है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना। देखो अगर एक साथ सब लोग आ गए, जनगंगा है ना, एक साथ जब लोग आ जाएंगे तो उसमें क्या है, ज्वार है यानी कि ताकत है, उसमें उष्णता है, उसमें ताकत है, कुछ भी बदलने की ताकत जनगंगा में है। इसलिए तुम लोग क्या हो, लहर हो, लहर। जवान लोगों में क्या होती है, ताकत होती है, उबलता हुआ खून रहता है, नई सोच होती है। इसलिए कवि कहता है कि लहर तुम हमेशा प्रवहमान रहना, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना, पैरुए तुम सावधान रहना है ना। पैरुए तुम सावधान रहना। पैरुए कौन है, देशवासी और जवान सैनिक, ये सब है। और यहाँ पर ये हमारी आज की कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।